14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत ने अपने चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इसी के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर भारत लूनर साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों करना चाहता है। क्यों भारत उस जगह पर जाना चाहता है जहां जाने से नासा भी डरता है। क्या भारत इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में करीब से जानने के लिए भारत 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च करता है। इस मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2003 को लाल किले की दीवार से, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले चंद्रयान मिशन की घोषणा करते हैं। भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। साल 1999 में हुई भारतीय विज्ञान अकादमी की एक बैठक में इस मिशन के बारे में पहली बार चर्चा की जाती है। साल 2003 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस आइडिया को और मजबूती से आगे बढ़ाती है, जिसके बाद इसरो में मून मिशन टास्क फोर्स बनाई गई। अप्रैल 2003 में इसरो ने इस मिशन के लिए करीब 100 से भी ज्यादा अलग अलग फील्ड के टैलेंटेड साइंटिस्ट की एक लिस्ट भारत सरकार को भेजी, ताकि उन्हें चंद्रयान मिशन के लिए टीम में शामिल किया जा सके। करीब 6 महीने के बाद नवंबर 2003 में भारत सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके भारत के सपने को आकार देना शुरू किया। चंद्रयान को तैयार करने में 5 साल का लंबा वक्त लगा, तो वहीं इस मिशन पर करीब 386 करोड़ रुपए का खर्च आया। इंटरप्लैनेटरी ऑर्बिट में चंद्रयान को कंट्रोल करने और उससे डेटा रिसीव करने के लिए पहली बार देश में डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN तैयार किया गया। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब भारत अपने पहले चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार था। 22 अक्टूबर 2009 को सतीश धवन के सेकंड पैड से भारत के सबसे सक्सेसफुल रॉकेट PSLV XL C11 से चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया। 25 अक्टूबर 2009 को चंद्रयान ने पृथ्वी की पहली तस्वीर ली। इस तस्वीर में एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिस PSLV से चंद्रयान को लॉन्च किया गया था वह इतना पावरफुल रॉकेट नहीं था जिससे वह किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंचा सके। यह तो चंद्रयान को सिर्फ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ही पहुंचा सकता था। इससे आगे का सफर तय करने के लिए इसरो के साइंटिस्ट ने 5 स्टेज में चंद्रयान को मून के ऑर्बिट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। यह एक ऐसा काम था जिसे बहुत ही बारीकी और कुशलता के साथ किया जाना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती चंद्रयान से संपर्क को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। 8 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने मून के ऑर्बिट में प्रवेश किया, जो लूनर सरफेस से करीब 7,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट को करीब 7,400 किलोमीटर नीचे लाना था। इस टास्क को पूरा करने के लिए 8 नवंबर से 12 नवंबर तक स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर को करीब 5 बार चलाकर इसे लूनर सरफेस से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। मिशन के इस हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मून के ऑर्बिट में अपने यान को स्थापित करने वाला भारत, सोवियत संघ, अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान के बाद दुनिया का 5वां देश बन गया। मून को अच्छे से स्टडी करने के लिए चंद्रयान में कुल 11 पेलोड लगाए गए थे, जिनमें अलग अलग देशों के 6 और भारत के कुल 5 पेलोड लगे थे, जिनका काम मून मैपिंग करना था और मून से रिलेटेड दूसरी स्टडी करना था। लेकिन भारत मून मैपिंग के साथ साथ लूनर सरफेस से भी कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए इन 11 पेलोड में से एक पेलोड मून इम्पैक्ट प्रोब को मून के साउथ पोल पर उतारा जाना था। लूनर सरफेस पर यह वह जगह है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। 14 नवंबर 2008 को जब चंद्रयान लूनर सरफेस से करीब 100 किलोमीटर दूर था, तब चंद्रयान में लगे मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रयान से अलग कर दिया जाता है। मून इम्पैक्ट प्रोब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लूनर सरफेस की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रयान से अलग होने और लूनर सरफेस तक पहुंचने के बीच ही भारत को अपने मिशन को अंजाम देना था। यह दुनिया का आज तक का सबसे अनोखा मिशन था, इसलिए साइंटिस्ट अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि मून इम्पैक्ट प्रोब के लूनर सरफेस से टकराते ही MIP से जुड़ा मिशन खत्म हो जाता। MIP पर तिरंगा बना हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि भारत भी लूनर सरफेस को छू चुका है। करीब 25 मिनट तक चली इस मिशन के दौरान भारत ने मून के साउथ पोल की मैपिंग तैयार कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ MIP लूनर सरफेस से टकराकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। मून इम्पैक्ट प्रोब से मिले डेटा को एनालाइज करने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि लूनर सरफेस के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। यह पहली बार था जब लूनर सरफेस से सबूत जुटाकर पानी का पता लगाया गया था।
इससे पहले मून ऑर्बिट से ही मून मैपिंग करके इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि मून पर पानी हो सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार था जब लूनर सरफेस से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया गया था। लूनर सरफेस पर पानी की खोज को इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। चंद्रयान को 2 साल तक काम करना था, लेकिन मून के आसपास बहुत ज्यादा रेडिएशन होने के कारण चंद्रयान की पावर सप्लाई करीब 11 महीने में ही डैमेज हो गई, जिससे 28 अक्टूबर 2009 को इसमें लगे कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया और मिशन का एंड हो गया। अपने 11 महीने की मिशन के दौरान चंद्रयान ने चांद के 3400 चक्कर लगाए और करीब 70,000 3D इमेजेस क्लिक की। चंद्रयान में लगे टेरेन मैपिंग कैमरा की हेल्प से पहली बार लूनर माउंटेन हिल्स और क्रेटर्स की फोटो ली गई और उनका मैप तैयार किया गया। MIP के डेटा के बाद इंडियन साइंटिस्ट लूनर साउथ पोल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे, इसलिए 12 नवंबर 2007 को इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के बीच चंद्रयान 2 के लिए एक डील फाइनल हुई, जिसमें तय किया गया कि चंद्रयान 2 के लिए ऑर्बिटर और रोवर का निर्माण इसरो करेगा, तो वहीं लैंडर का निर्माण रूस की एजेंसी करेगी। 18 सितंबर 2008 को भारत सरकार से चंद्रयान 2 के लिए मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद चंद्रयान 2 को डिजाइन करने का काम शुरू हुआ और अगस्त 2009 में चंद्रयान 2 के डिजाइन को फाइनल तैयार कर लिया गया। 8 नवंबर 2011 को रूस ने मार्स के मून फोबोस के लिए फोबोस ग्रांड मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में लैंडर को फोबोस सरफेस पर लैंड करके सैंपल कलेक्ट करने थे और वापस धरती पर लौटना था, लेकिन यह मिशन अर्थ ऑर्बिट में ही खत्म हो जाता है। इस मिशन में जिस लैंडर को काम में लिया गया था, उसी लैंडर से भारत भी लूनर सरफेस पर लैंड करने वाला था, लेकिन मिशन फेल होने के बाद लगा कि शायद भारत रूस को लैंडर बनाने से मना कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने 2013 से पहले ही ऑर्बिटर और रोवर को तैयार कर लिया था, लेकिन रूस ने 2013 तक लैंडर की डिलीवरी नहीं की। इस कारण से 2013 में लॉन्च होने वाले मिशन को साल 2016 तक टाल दिया गया। जब रूस 2015 तक भी लैंडर नहीं बना पाया, तो भारत ने डिसाइड किया कि लैंडर वह खुद बनाएगा, लेकिन मिशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और तब तक भारत ने मार्स मिशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया जाएगा कोई नहीं जानता था, इसलिए भारत ने चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर हार्डवेयर का उपयोग मार्स मिशन में कर लिया। भारत ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट को छू लिया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया। मार्स मिशन के बाद चंद्रयान 2 को मार्च 2018 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होने के कारण मिशन को अप्रैल तक अबॉर्ड कर दिया गया। मिशन लगातार अबॉर्ड होता जा रहा था और अप्रैल के बाद मिशन को अक्टूबर 2018 तक अबॉर्ड कर दिया गया। 2019 की शुरुआत में चंद्रयान की टेस्टिंग के दौरान इसके इंजन में खराबी आ गई और फरवरी 2019 में टेस्टिंग के दौरान इसके लैंडर के 2 पैर डैमेज हो गए। मिशन लगातार अबॉर्ड पर अबॉर्ड होता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। ऐसे में तय किया गया कि 14 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इन मौके पर इंजन में गड़बड़ी के कारण लॉन्चिंग एक बार फिर से टाल दी जाती है। शुरुआत में चंद्रयान 2 का वजन 3250 किलोग्राम रखा गया था, लेकिन बहुत से बदलाव करने के बाद इसका वजन बढ़कर 3850 किलोग्राम तक पहुंच गया। शुरुआत में चंद्रयान 2 को GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया जाना था, लेकिन वेट बढ़ने के कारण इसकी लॉन्चिंग LVM-3 से करने का फैसला किया गया। लंबे इंतजार के बाद 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान 2 के डिजाइन के 3 हिस्से थे। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर जिसे विक्रम नाम दिया गया था और तीसरा रोवर जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया था। मून को स्टडी करने के लिए ऑर्बिटर में 8, लैंडर में 4 और रोवर में 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। शुरुआत में चंद्रयान 2 की ऑर्बिट में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने थे, लेकिन जब रॉकेट का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो इसरो ने विदेशी इंस्ट्रूमेंट लगाने से मना कर दिया। कहा जाता है कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के ठीक 1 महीने पहले नासा और इसरो के बीच एक डील फाइनल हुई थी, जिसमें तय किया गया कि चंद्रयान 2 के साथ नासा का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा। लॉन्चिंग के करीब 47 दिन के बाद 6 सितंबर की रात विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। भारत के लिए यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, इसलिए इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसरो सेंटर में मौजूद थे। विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 की ऑर्बिट से अलग होकर लूनर सरफेस की तरफ जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से स्क्रीन पर चल रहा रडार रुक जाता है। लैंडर लूनर सरफेस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही था। लैंडर से कम्युनिकेट करने की काफी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन लैंडर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। एंड में लैंडर के क्रैश होने की घोषणा कर दी जाती है।
Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. पूरा देश आंसुओं में डूब जाता है। भारतीय इतिहास रचने सिर्फ 2 कदम दूर रह गया। सुबह इसरो चेयरमैन के सिवान को रोते हुए देखा जाता है तो वहीं देश के प्रधानमंत्री इसरो चेयरमैन को गले लगाकर ढांढस बांधते देखे जाते हैं। वो पल बहुत ही ज्यादा भावुक पल थे। भारत की 10 साल की मेहनत पर चंद सेकंड में ही पानी फिर गया था। देश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इसरो चेयरमैन ने कहा कि उनका मेन मिशन तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, जो अभी भी काम कर रहा है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर हम लैंडिंग से जुड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जो कि पूरी तरह से फेल रहा। चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के कारण लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन फिर से लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू की जाती है। चंद्रयान 3 के डिजाइन को चंद्रयान 2 की तरह ही रखा गया। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल और एक लैंडर मॉड्यूल लगा है। चंद्रयान 3 का वेट 3900 किलोग्राम है, जो कि एक हाथी के वेट के बराबर है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में बस यही डिफरेंस है कि इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, क्योंकि ऑर्बिटर का काम चंद्रयान 2 का ऑर्बिट ही करेगा, जो अभी भी मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लैंडर को मून की ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम प्रपल्शन मॉड्यूल करेगा। यह लैंडर को इजेक्ट करने के बाद मून के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। इसरो ने इस मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ सेप नाम का एक सेंसर लगाया है, जो स्पेस में जीवन की संभावना वाले एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की कोशिश करेगा। इस प्रपल्शन मॉड्यूल को रिले सैटेलाइट की तरह भी काम में लिया जाएगा, जो लैंडर के डेटा को इंडिया के डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि मून से मिलने वाला डेटा सीधा इसरो सेंटर तक पहुंचेगा। डेटा के लिए हमें किसी दूसरे देश के सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। पहले दूसरे देशों के सैटेलाइट को यूज करना पड़ता था, जिसके कारण पहले भी इसरो का डेटा चोरी हो चुका है। जब लैंडर सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर लैंड कर जाएगा, तब लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा, जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स की हेल्प से लूनर सॉइल की जांच करेगा और इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। इसमें लगा लेजर सॉइल में मौजूद केमिकल के एटम्स को एक्साइटेड कर देगा, जिससे अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स निकलेंगी। इन वेव्स को अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया जाएगा। यह डिटेक्टर उन वेव्स के डेटा को एनालाइज करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि लूनर साउथ पोल की मिट्टी में किस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। पहले यही माना जाता था कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अभी की कुछ स्टडी में पता चला है कि मून पर एटमॉस्फेयर है और यह सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊपर है। यह बहुत ही ज्यादा थिन है और चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। लैंडर में लगे पेलोड इसकी भी जांच करेंगे कि मून पर एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थिन क्यों है। लैंडर में लगा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा मून के एटमॉस्फेयर में मौजूद आयंस की डेंसिटी का पता लगाने के साथ साथ यह भी पता लगाएगा कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव आता है। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट मून के एटमॉस्फेयर की हीट प्रॉपर्टी और उसके टेम्परेचर के बारे में डेटा उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए यह मून की सरफेस में करीब 10 सेंटीमीटर तक पिन गार्ड का टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा के द्वारा लूनर क्वेक के बारे में स्टडी की जाएगी। इसी के साथ लैंडर में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है, जो सन से आने वाली प्लाज्मा वेव के बारे में स्टडी करेगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि मून के एटमॉस्फेयर को खत्म करने में सन की प्लाज्मा वेव का हाथ है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। फाइनली 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन के सेकंड लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। करीब 40 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त 2023 को लूनर सरफेस के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब सवाल ये आता है कि लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, मून पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है, तो वहीं मार्स की पृथ्वी से दूरी करीब 344 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन फिर भी मार्स पर लैंडिंग करना आसान है, जबकि मून पर ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल। आप सभी को यही लगता होगा कि लूनर सरफेस पर मौजूद गड्ढों के कारण लैंडिंग करना मुश्किल होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्स पर मून के कंपैरिजन में करीब 33 गुना ज्यादा गड्ढे मौजूद हैं। मार्स दूर भी है और वहाँ गड्ढे भी ज्यादा हैं, फिर भी मून के कंपैरिजन में वहाँ लैंडिंग करना बड़ा ही आसान है। बात करें पूरी दुनिया के मून मिशन की, तो पूरी दुनिया में करीब 77 स्पेस एजेंसीज हैं और उनमें से सिर्फ 11 देशों में ही सक्सेसफुली मून मिशन कंप्लीट किए हैं। उन 11 देशों में से
सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। ऐसे ही पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों ने मार्स के लिए मार्स मिशन किए हैं और उनमें से सिर्फ 2 देशों ने मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। मून तक जाने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है, तो वहीं मार्स पर जाने के लिए करीब 7 महीने का लंबा वक्त लगता है। मून पर जाने के लिए हमें कम समय मिलता है, जिसके कारण हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मून पर जाते समय यदि गलती से भी स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक जाता है तो उसे तुरंत ठीक करके सही रास्ते पर ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि मार्स के मामले में ऐसा नहीं होता। मून पर लैंडिंग को सबसे मुश्किल बनाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर। मून पर बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद है, इस कारण से वहाँ लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से लैंडर में लगे थ्रस्टर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, जिससे लैंडिंग की सारी जिम्मेदारी थ्रस्टर पर आ जाती है। यदि थ्रस्टर में किसी तरह की कोई खराबी आ जाए या फिर थ्रस्टर को दिए जाने वाले कमांड में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यह तय है कि लैंडर क्रैश कर जाएगा। इसी के साथ लैंडिंग में थ्रस्टर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब लैंडर लैंड करता है तो थ्रस्टर के कारण लूनर डस्ट बहुत तेजी से उड़ने लगती है, जो लैंडर में लगे सेंसर को खराब कर सकती है। जबकि मार्स पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्स के पास खुद का एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही लैंडर की स्पीड एटमॉस्फेयर के कारण लगने वाले फ्रिक्शन के चलते बहुत कम हो जाती है और वहां पर लैंडिंग के लिए पैराशूट का उपयोग भी किया जा सकता है। जबकि मून पर बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होने के कारण लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पैराशूट को काम में नहीं लिया जा सकता। लूनर सरफेस के साउथ पोल पर लैंडिंग और भी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यह मून का वह इलाका है जहां पर मून के पूरे हिस्से के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा गड्ढे मौजूद है। ऐसे में लैंडिंग के लिए सही जगह को सिलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें तब खड़ी होती है जब लैंडर और सरफेस के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है। मून को अपने एक रोटेशन पूरा करने में करीब 28 दिन का वक्त लगता है, जिसका मतलब है कि उसका एक हिस्सा करीब 14 दिनों तक सूरज की तरफ रहेगा, तो वहीं आधा हिस्सा 14 दिनों तक अंधेरे में ही डूबा रहेगा। इस कारण से सूरज की तरफ वाले हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं अंधेरे वाले हिस्से का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वहीं साउथ पोल मून का वो हिस्सा है जहां पर कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती। साउथ पोल पर आज भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्होंने मून फॉर्मेशन से लेकर आज तक कभी सनलाइट को नहीं देखा, इसलिए उस हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। ऐसे में जब कोई लैंडर अचानक से मून के इस हिस्से पर लैंडिंग करेगा तो लूनर सरफेस के टेम्परेचर और थ्रस्टर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण थर्मल शॉक वेव जनरेट हो सकती है, जिसके चलते लैंडर के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस हिस्से में सनलाइट के नहीं पहुंचने के कारण यहाँ पर लैंडर के सोलर पैनल भी काम नहीं करते, जिसके चलते इस हिस्से में लैंड करने वाले लैंडर का अर्थ से कम्युनिकेशन टूटने का खतरा हर समय बना रहता है। मून का बहुत पास होना, लूनर डस्ट से सेंसर के खराब होने का डर, थ्रस्टर को कंट्रोल कर पाना मुश्किल, यहाँ के हाईएस्ट टेम्परेचर और कम्युनिकेशन के टूटने के तमाम खतरों के कारण लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मुश्किल है। और यही कारण है कि नासा ने भी आज तक इस एरिया में लैंडिंग करने का जोखिम नहीं उठाया, लेकिन भारत ने इस हिस्से में लैंडिंग करने का जोखिम उठाया है। यदि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर सक्सेसफुली लूनर साउथ पोल सरफेस पर लैंड कर जाता है तो भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का इकलौता देश होगा। इसी के साथ यहाँ पर रिसर्च करके भारत पहली बार ये पता लगा सकता है कि मून फॉर्मेशन पृथ्वी से थिया नाम के ग्रह के टकराने से हुआ था या फिर इसके जन्म की कहानी कुछ हो रही है। यदि भारत लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने सफल भी हो जाता है तो भारत भविष्य में लूनर सरफेस के लिए मानव मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा। अभी स्पेस में 2 ही स्पेस स्टेशन है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा चाइना का स्पेस स्टेशन। भविष्य के स्पेस मिशन के लिए भारत को ऐसे ही किसी स्पेस स्टेशन की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत इन स्पेस स्टेशनों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर चाइना का अधिकार है तो वहीं दूसरे पर कुछ देशों का अधिकार है। इसलिए भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए भारत के पास एक ठिकाना होना चाहिए। यदि भारत लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हो जाता है तो भविष्य में भारत लूनर सरफेस पर स्टेशन भी बना सकता है। अब सवाल ये आता है कि चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद भारत ने चंद्रयान 3 में क्या बदलाव किए हैं। इस बार इसरो ने चंद्रयान 2 में होने वाली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे मून के साउथ पोल पर इसकी सक्सेसफुली लैंडिंग करवाई जा सके।
पिछली बार लैंडर विक्रम में 5 थ्रस्टर लगाए गए थे, लेकिन इस बार 4 थ्रस्टर का ही उपयोग किया गया है। इसके अलावा लैंडिंग के वक्त सिर्फ 2 ही थ्रस्टर का उपयोग किया जाएगा, ताकि लैंडिंग के वक्त उड़ने वाली लूनर सोइल से कोई सेंसर खराब नहीं हो। तो वहीं बचे हुए 2 थ्रस्टर को इमरजेंसी के लिए रिजर्व किया गया है। पिछली बार लैंडिंग के दौरान सबसे बड़ी गड़बड़ सॉफ्टवेयर के कारण हुई थी। इस बार सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है। तो वहीं लैंडर में कुछ ऐसे सेंसर भी लगाए गए हैं जो लैंडिंग के समय सुरक्षित जगह का सिलेक्शन करके आसानी से सेफ लैंडिंग कर सके। इस तरह से इसरो ने लैंडर में बहुत से बदलाव करके लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग के लायक बनाया है। हमारा चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर है और जल्द ही भारत लूनर सरफेस पर लैंडिंग करके इतिहास रचने वाला है। एक बार फिर भारत अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाने वाला है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।